हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना, हिंदी अध्यापिका। हाँ तो बच्चों, आज हम करेंगे 9th कक्षा की कविता, जो कि हमारी 9th कक्षा के पाठ्यक्रम में संकलित है। चंद्रघना से लौटती बेर श्री केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित कविता है। तो पहले हम थोड़ा सा केदारनाथ जी के बारे में जान लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासीन गांव में सन 1911 में हुआ था और उनकी शिक्षा इलाहाबाद आगरा विश्वविद्यालय से हुई और पेशे से हुए वकील थे। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलन से गहरा लगाव रहा है और सन 2000 में उनका देहांत हो गया था। उनकी कुछ रचनाएं हैं: नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार के की थापें, कहे केदार खरी खरी। उनकी कुछ ये काव्य कृतियाँ हैं और उनको कुछ सम्मानों से भी सम्मानित किया गया था, जैसे सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कारों से भी उनको सम्मानित किया गया था। इस कविता के अंदर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। ये जो कवि हैं ये भी सुमित्रानंदन पंत की तरह प्रकृति के कवि माने जाते हैं। इन्होंने प्राकृतिक वर्णन बहुत ही अपनी कविताओं के अंदर प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। और जो भाषा है वो बिल्कुल आम लोक भाषा, जो आमजन की जो भाषा होती है उस भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। इस कविता के अंदर कवि ने क्या है कि वो कहीं पर जा रहे हैं और आते आते उनको रास्ते के अंदर खेत दिखाई देते हैं और खेत के सौंदर्य से वे इतने आकर्षित हो जाते हैं कि वहीं एक डोल पर बैठकर, यानी मेड़ के ऊपर बैठकर, देसी भाषा में हम उसको डोल भी बोल देते हैं, डोली, या भाई कोई जैसे खेत का जो पार्टीशन होता है, खेत के बीच में से दो खेतों के बीच में एक जो मेड़ होती है या डोली होती है उसको मेड़ बोलते हैं। तो उसके ऊपर भी बैठ जाते हैं और बैठकर उस सौंदर्य को निहारने लग जाते हैं और सौंदर्य का वर्णन इतने आकर्षित होते हैं कि उस खेत के सौंदर्य का वर्णन बैठे बैठे करने लग जाते हैं। तो अब करते हैं हम ये कविता। देख आया चंद्रघना, देखता हूँ दृश्य अब मैं। कवि कह रहे हैं कि मैं, प्रस्तुत इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि किसान के खेतों में खड़ी हुई जो फसल है उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मैं देख आया चंद्रघना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, कि मैं चंद्रघना को देख आया हूँ। अब वह खेत की मेड़ के किनारे पर अकेले बैठे हैं और कहते हैं कि मैं चंद्रघना देख आया, चंद्रघना कि मैं चंद्रघना देख आया हूँ, देखता हूँ दृश्य अब मैं, और अब मैं वहाँ बैठा बैठा एक दृश्य देख रहा हूँ। मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, इस खेत की डोल के ऊपर मैं अकेला बैठा हूँ। एक बीते के बराबर हरा ठिगना चना। बचपन में बच्चे खेलते हैं बीती डंका। पुराने समय में एक ये खेल होता था बीती डंका। तो चने को उस बीता जो होता है वो छोटा सा होता है और डंका होता था वो बड़ा होता था। तो उस बीते के बराबर बता रहे हैं कि एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, ये जो हरा हरा ठिगना चना है ये एक बीते के समान है। बांधे मुरैठे शीश पर और अपने सिर के ऊपर मुरैठा बांधे हुए है, यानी पगड़ी बांधे हुए है छोटे गुलाबी फूल का, कि इस चने के फूल के ऊपर इतने छोटे छोटे गुलाबी रंग के फूल आए हुए हैं। और उन फूलों को देखकर कवि कह रहा है कि मानो ऐसा लगता है कि जैसे उसने गुलाबी रंग का साफा बांध रखा हो, गुलाबी रंग की पगड़ी बांध रखी हो। ये मानो आ गया ना, तो यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है। सजकर खड़ा है, गुलाबी रंग की पगड़ी बांधकर सज धज कर खड़ा हुआ है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी, और उसके पास में ही एक अलसी का पौधा उगा हुआ है जो
कि देह की पतली कमर की है लचीली, जो कि देह की बिल्कुल पतली है और लचीली उसकी कमर है। नीले फूल को सिर पर चढ़ाकर और नीले रंग के फूलों से वो सज्जित हुई है। कवि कह रहे हैं कि एक हरा हरा चना है, उसको देखकर, छोटे से चने को, बीते के समान चने को देखकर उसके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि उसके ऊपर गुलाबी रंग के फूल खिले हुए हैं। वो ऐसे लग रहे हैं जैसे उसने साफा बांध रखा हो गुलाबी रंग का, और उसके बीच में ही हठीली जिद्दी अलसी भी खड़ी हुई है, जो कि लंबी लंबी और पतली है। उसकी देह है वो बिल्कुल लचीली सी है, पतली देह की है, और उसके ऊपर नीले रंग के फूल आए हुए हैं। सिर पर चढ़ा है, नीले फूल सिर पर चढ़े, कि नीले रंग के फूल उसके सिर पर आए हुए हैं, अर्थात अलसी के पौधे के ऊपर नीले रंग के फूल आए हुए हैं। और वो बहुत ही जिद्दी, अलसी का पौधा चने के खेत में खरपतवार के रूप में उगता है, तो कह रहे हैं कि जो अलसी है वो बिल्कुल जिद्दी है कि खेत तो चने का है, लेकिन वो भी उसके साथ साथ है उससे भी लंबी हो गई है। तो कहीं पर चने के गुलाबी फूलों की सुंदरता का वर्णन किया है, तो कहीं पर नीले रंग अलसी के नीले फूलों के सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है कि वो जिद्दी है और वहाँ पर खड़ी है। कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। और वो नीले रंग के फूलों वाली जो अलसी है वो जिद्दी रूप में ऐसे खड़ी हुई है, चने से भी लंबी हो गई है, और वो कह रही है कि मेरे सिर के ऊपर जो ये मेरे नीले रंग के फूल हैं, जो इन फूलों को छुएगा मैं उसी को अपने हृदय का दान दे दूंगी, अर्थात उसी से मैं शादी कर लूँगी। और सरसों की न पूछो, और सरसों की तो बात ही मत पूछो, हो गई सबसे सियानी, कि सरसों तो जैसे सभी से सियानी हो गई है, सभी से समझदार हो गई है। हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन। और ऐसा लग, उसके ऊपर जो पीले पीले रंग के फूल आए हुए हैं वे ऐसे लग रहे हैं जैसे उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं और ब्याह के मंडप में आ गई है, शादी के मंडप में आ गई है। और फागुन मास जो है वो भी गीत गाते हुए आ गया है। ये फागुन मास का वर्णन, कवि ने फागुन मास का वर्णन किया है कि फागुन मास में सभी गीत गाने लग जाते हैं। और देखो, हाथ पीले करना मुहावरे का भी प्रयोग किया गया है कि जो सरसों है वो इतनी सियानी हो गई है, सरसों तो सबसे लंबी हो गई है और सबको सियानी और समझदार लग रही है, और ऐसी लग रही है जैसे ब्याह के मंडप में आ गई है, जैसे शादी के मंडप में आ गई है, कि वो शादी के लिए तैयार हो गई है। फाग गाता, और फागुन मास उसके गीत गाता हुआ आ गया है, पधार गया है, आ गया है आज जैसे देखता हूँ स्वयंवर हो रहा है। कवि कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे फागुन मास आ गया है और उसके गीत गा रहा है, देखता हूँ स्वयंवर हो रहा है। और मुझे तो कवि देखो बैठे बैठे ऐसी कल्पना करने लग जाते हैं कि जैसे वो एक ब्याह के मंडप में आ गए हैं और एक स्वयंवर, और वो स्वयंवर होता देख रहे हैं, कहीं पर अलसी और चने के रूप में, तो कहीं पर सरसों के रूप में। कवि कह रहे हैं कि मैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ आया हुआ हूँ और स्वयंवर हो रहा है, ब्याह के मंडप में मैं आ गया हूँ और यहाँ पर स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में, कि प्रकृति का जो सौंदर्य है वो हिल हिल कर मुझे नज़र आ रहा है इस निर्जन जगह पर। क्योंकि कवि यहाँ बिल्कुल अकेले बैठे हैं कि एकांत वातावरण के अंदर प्रकृति का जो प्रेम रूपी जो अंचल है वो मुझे हिलता हुआ नज़र आ रहा है, कि चारों तरफ प्रकृति ही प्रकृति फैली हुई है, प्रकृति का प्रेम मुझे नज़र आ रहा है। कहीं वो हवा से हिल रही हैं, तो कहीं वातावरण के अंदर इतनी शीतलता और इतना प्रेम में वातावरण है कि इस विजन में, कि इस निर्जन जगह पे प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन कवि कर रहे हैं, या अनुभव, प्रकृति के सौंदर्य का अनुभव कर रहे हैं।
दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। अब कवि कह रहे हैं कि दूर इस विजन में कि इस निर्जन स्थान पर और व्यापारिक केंद्रों से दूर अर्थात शहरों से जो दूर है, बिल्कुल दूर है, प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक। ये जो प्रेम की भूमि है ये बहुत ही उपजाऊ है। अर्थात इस माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि यहाँ के लोग भी बहुत ही प्रेम में हैं कि यहाँ के लोग आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और बहुत ही अच्छे हैं, शहर के लोगों से बहुत अच्छे हैं। और पैरों के तले है एक पोखर, और जैसे गांव से बिल्कुल हटकर थोड़ा सा गांव से निकलते ही एक तालाब है। उठ रही उसमें लहरियाँ, और उसमें लहरें उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी, और उसके नीले तल में भूरे रंग की घास उगी हुई है। ले रही वह भी लहरियाँ, और वो भी उस पानी के साथ लहरियाँ ले रही है। तो कवि ने इस गांव के एक छोटे से तालाब का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि गांव के समीप में ही एक छोटा सा तालाब है और उसमें लहरें उठ रही हैं और पानी की सतह पर भूरे रंग की घास उगी हुई है और वो भी उसके साथ ही साथ हिल रही है। तालाब के अंदर जो लहरें उठ रही हैं उसमें ही जो घास उगी हुई है वो भी लहरों के साथ में ही हिल रही है। नील तल में जो उगी है घास भूरी, भूरे रंग की जो घास उगी हुई है वो भी इसके अंदर लहरियाँ ले रही है। तो कवि ने इसमें मानवीकरण अलंकार का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है। उठ रही इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी भूरी घास जो उगी हुई है तो इसमें लहरियाँ उठ रही हैं। ले रही वह भी लहरियाँ, वह भी हिलती हुई नजर आ रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आँख को है चमकाता। अब कवि कह रहे हैं कि जब सूर्य का प्रकाश उस पानी के अंदर गिर रहा है तो वो ऐसा लग रहा है जैसे चांदी की तरह चमकता हुआ नज़र आ रहा है और एक खंबे के रूप में नज़र आ रहा है। आँख को है चमकाता, और आँख के अंदर उसका चमका लग रहा है। अर्थात कवि कहना चाह रहे हैं कि आँखों को चौंधिया रहा है। सूर्य का जो प्रकाश पानी के ऊपर गिर रहा है वो चांदी के समान चमकता हुआ आँखों को चौंधिया रहा है, आँखों में चमक लग रही हैं कई पत्थर किनारे, और उसके किनारे पर कई पत्थर आँखों को चमकाता कि और आँखों को चमका रहा है, आँखों में उसकी चमक लग रही है। हैं कई पत्थर किनारे, और उस तालाब के किनारे पर कई पत्थर भी पड़े हैं। पी रहे चुपचाप पानी, और वो ऐसे लग रहे हैं कि वहाँ पर पड़े पड़े चुपचाप पानी पी रहे हों। प्यास जाने कब बुझेगी, पता नहीं उनकी प्यास कब बुझेगी। चुप खड़ा है बगुला डुबोए टांग जल में, और बगुला उस तालाब के अंदर एक टांग डुबोकर चुपचाप अपना ध्यान मगन हुए खड़ा है। देखते ही मीन चंचल ध्यान निंद्रा त्यागता है, और जब उसको पानी के अंदर मछली दिखाई देती है तो वो चंचल होकर ध्यान को त्याग देता है, ध्यान की निंद्रा को त्याग देता है। अर्थात कवि ने चतुर बगुले का वर्णन किया है कि जो बगुला बिल्कुल चुपचाप ध्यान लगाए खड़ा है, जैसे भगवान का ध्यान लगा रहा हो। पानी में एक टांग डुबोकर एक टांग के ऊपर खड़ा है तो ध्यान में मगन खड़ा है, लेकिन जब उसको मछली आती हुई दिखाई देती है तो वो अपने ध्यान को त्याग देता है और चट से उस मछली को पकड़ लेता है, चट दबाकर चोंच में। चट देसी अर्थात एकदम से उसे अपनी चोंच में दबा लेता है, नीचे गले में डालता है, अपनी चोंच में दबाकर नीचे गले में डाल लेता है। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया, और एक काले माथे की चतुर चिड़िया सफेद पंखों के झपाटे मार फोरन। एक काले माथे की बहुत ही चालाक चिड़िया अपने सफ़ेद पंखों के माध्यम से उड़ती हुई तुरंत टूट पड़ती है भरे जल के हृदय में।
बिल्कुल एकदम से अपने सफ़ेद पंखों से झपाटे मारकर अपने सफ़ेद पंखों से उड़ती हुई बिल्कुल तालाब के बीच में, तालाब के हृदय के बीच में टूट पड़ती है। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। एक जो उजली जो पीले चमकती हुई जो पीले रंग की जो मछली है, चमकती हुई जो मछली उसे जब दिखाई देती है तो अपनी पीले रंग की चोंच में उसको एकदम से पानी के अंदर झपटा मारकर अपने पीले रंग की चोंच से उस मछली को पकड़कर अपने पीले रंग की चोंच में उसको दबाकर दूर आकाश में उड़ जाती है। तो इसमें कवि बैठा बैठा दृश्य देख रहा है और उसे जब दिखाई दे रहा है कि भाई एक बगुला ध्यान निद्रा में लगा हुआ है, लेकिन वो भी जब उसको मछली दिखाई देती है तो तुरंत अपनी ध्यान निद्रा को त्याग देता है, ध्यान को त्याग देता है। और वैसे ही एक चतुर चिड़िया को भी वो उड़ते हुए देख रहा है कि एकदम से दूर से उड़ती हुई आती है और पानी के बीच में एकदम से अपनी चोंच से झपटा मारती है और झपटा मारकर अपने पीले रंग की चोंच में उजले रंग की मछली को दबाकर दूर आकाश में उड़ जाती है। तो यहाँ पर भी देखो कवि ने कितना अच्छे सौंदर्य का वर्णन किया है कि भाई प्राकृतिक वातावरण का वर्णन किया है कि प्रकृति में किस किस तरह के भाई खेत खलियान हैं, बगुले हैं, चिड़िया हैं और वो किस तरह का व्यवहार करते हैं। कहीं तालाब के सुंदर दृश्य का वर्णन वो कर रहे हैं कि भाई तालाब के अंदर किस प्रकार से बगुला खड़ा है, किस प्रकार से एकदम से चिड़िया आती है और किस प्रकार से उसमें मछलियाँ घूम रही हैं कि सफ़ेद रंग की चिड़िया डुबकी मारकर अपनी तेज़ नज़रों से उसको उठा ले जाती है और कहीं दूर गगन में उड़ जाती है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है और वहीं पर बैठे बैठे देख रहे हैं कि अरे यहाँ से तो ऊंची भूमि जो है वो ऊंची सी भूमि दिखाई दे रही है और वहाँ से एक रेल की पटरी जा रही है, रेल की लाइन बिछी हुई है। मैं यहाँ ट्रेन का टाइम नहीं, लेकिन अभी जो ट्रेन है उसका रेलगाड़ी का समय नहीं हुआ है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ और सोच रहे हैं कि मैं तो यहाँ बिल्कुल स्वतंत्र हूँ। जाना नहीं है कि मुझे तो कहीं जाना नहीं है, मुझे तो कहीं जाने की जल्दी नहीं है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ कि चित्रकूट की यहाँ टेढ़ी मेढ़ी चित्रकूट की जो टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियाँ हैं वो कम ऊंची जो पहाड़ियाँ हैं वो दूर दिशाओं तक फैली हैं, जो बहुत ही दूर तक फैली हुई हैं। तो अब कवि यहाँ पर बैठे हैं खेत की मेड़ के ऊपर, खेत की डोड़ के ऊपर, लेकिन जब उनकी नज़र एक बार तो तालाब पर जाती है तो तालाब का वर्णन करते हैं, लेकिन अब उनकी नज़र बैठे बैठे पहाड़ी पर पहुँच जाती है तो पहाड़ी के बारे में वर्णन करने लग जाते हैं, पहाड़ी के बारे में सोचने लग जाते हैं कि ये जो चित्रकूट की जो पहाड़ियाँ हैं, टेढ़ी मेढ़ी जो पहाड़ियाँ हैं, ये बहुत दूर तक फैली हुई हैं और यहीं से एक रेल की पटरी जा रही है। लेकिन अभी कवि कह रहे हैं कि अभी तो रेल का समय नहीं हुआ है, इसलिए फिर मन में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, मुझे तो कोई काम नहीं है, मैं तो यहाँ बैठा आराम से प्रकृति के सौंदर्य को निहार रहा हूँ कि मुझे तो कोई भी काम नहीं है कि यहाँ बैठा बैठा इस सौंदर्य का मज़ा ले रहा हूँ कि पहाड़ियों को देख रहा हूँ तो कभी तालाब को देख रहा हूँ और कभी रेल की पटरी को देख रहा हूँ। भाषा देखो बिल्कुल सरल सहज और भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया है और लयात्मकता भी है, गद्यात्मकता भी है और काव्यात्मकता भी है और तत्सम और तद्भव शब्दों का भी सुंदर प्रयोग किया है। क्योंकि देखो कह रहे हैं कि ट्रेन और टाइम जो हैं वो अंग्रेजी के शब्द हैं और कह रहे हैं कि दूर दिशाओं पर बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़, कि भाई वहाँ दूर दिशाओं में कुछ
दूर दिशाओं तक वो फैली हैं। और बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के कांटेदार पेड़ उगे हुए हैं। इस बांझ भूमि में, इस रेतीली भूमि में दूर तक जब वो नज़र दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि कहीं कहीं पर कांटेदार पेड़ उगे हुए हैं। कांटेदार कुरूप खड़े हैं कि जो शकल से सौंदर्य युक्त नहीं है, कुरूप हैं और शकल से कुरूप और कांटेदार पेड़ खड़े हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुगे का सवर। फिर कभी बैठे बैठे सोच रहे हैं तो तुरंत उसके मन में, उसके कानों में मीठा मीठा स्वर सुनाई देता है। मीठा मीठा सुगे का स्वर, मीठा मीठा तोते का स्वर सुनाई पड़ता है। टें 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 सुन पड़ता है। उसे मीठे मीठे रस से टपकता हुआ तोते की टें टें का स्वर सुनाई पड़ता है। सुन पड़ता है वन सतली का हृदय चीखता हुआ। कभी जब ये यहाँ पर अकेले बैठे हैं तो कभी उसे कांटेदार पेड़ दिखाई देते हैं तो अचानक ही उसे कहीं से एक बहुत ही मीठा स्वर सुनाई देता है। तोते की मीठी आवाज़ उसे सुनाई देती है। टें टें की तोते की मीठी आवाज़ सुनाई देती है और उसे सुन पड़ती है कि जैसे वह वन सतली का हृदय चीर कर, वन के हृदय को चीर कर वो आवाज़ उसके पास आ गई है। उठता गिरता सारस का स्वर टिलटों टिलटों। और कभी तो स्वर बहुत ऊंचाई पर चढ़ता हुआ और कभी नीचे गिरता हुआ स्वर उसे सुनाई देता है। तो सारस की आवाज़ उसे सुनाई देती है। टिलटों टिलटों करता हुआ सारस का स्वर उसे, सारस की आवाज़, सुरीली आवाज़ उसे उसके कानों में पड़ती है। मन होता है उड़ जाऊं पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगल जोड़ी रहती है कि जुगल जोड़ी रहती है। हरे खेत में सच्चे प्रेम कहानी सुन लूँ चुप्पे चुप्पे। अब कवि कह रहे हैं कि उसे जब कभी तो तोते का स्वर सुनाई देता है तो कभी सारस का स्वर सुनाई देता है तो कभी उसे प्रकृति का सौंदर्य नज़र आता है। तो ऐसे सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि मेरा तो मन करता है, कभी मन ही मन में सोच रहा है कि मेरा तो ऐसा मन करता है जैसे मैं भी सारस की तरह कहीं दूर उड़ जाऊं, फैला कर कि मैं भी सारस के साथ ही, मेरे भी पंख हों और मैं भी सारस के साथ अपने पंखों को फैला कर कहीं दूर उड़ जाऊं, जहाँ जुगल जोड़ी रहती है, जहाँ पर जुगल पंछियों की जोड़ी रहती है की, और उसकी जो जोड़ी रहती है और उसका स्वर वो सुनने के लिए जोड़ी रहती है हर खेत में, जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हर खेत में, जहाँ जो प्रेम करने वाली जुगल जो जोड़ी रहती है हर एक खेत के अंदर। कहता है कि मेरा तो ऐसा मन करता है मैं सारस के साथ उड़कर, अब मेरे भी पंखों और सारस के साथ उड़ता हुआ कहीं दूर खेतों में चला जाऊं और उसे जुगल जोड़ी की प्रेम कहानी को मैं चुपके सुन लूं। तो यहाँ सारस का स्वर, सारस के संग, जहाँ जुगल जोड़ी है, यहाँ पर देखो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और टें 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 टिलटों टिलटों जो ध्वनि आती है वो ध्वन्यात्मक दर्शाया गया है। और मीठा मीठा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है कि मन होता है उड़ जाऊं पर फैलाएं, कि कवि कह रहे हैं कि मेरा तो मन ऐसा करता है कि मैं इस सारस के साथ उड़कर कहीं पर जुगल पंछियों की प्रेम कहानी को चुपचाप मैं वहाँ जाकर सुन लूँ। तो प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन देखो कितना अच्छा किया है कि चुपके मैं किसी सच्चे जो प्रेमी होते हैं उनकी कहानी सुन लूँ। तो कवि को ये प्राकृतिक दृश्य बहुत ही अच्छा लगा है और यहाँ खेत की मेड़ के ऊपर बैठे हुए अपना बहुत ही सौंदर्य को अपने अंदर समा रहे हैं, उसको आकर्षित कर रहा है प्रकृति का सौंदर्य और बैठे बैठे उसकी कल्पना में खो जाते हैं।